लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, और उस कंसेप्ट पर आधारित आपको होमवर्क दिया गया था, जो कि आपकी अवंती वाली बुक से दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया है, तो लगभग सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया है। तो चलिए हम लोग एक बार पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, अगर आपको उस क्वेश्चन नंबर में डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है या क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं तो उस क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना है। ठीक है, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं टाइप करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, उसी प्रकार प्रश्न वाली 12.2, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना है। चलिए, अगर आप सभी को इसमें डाउट नहीं है तो मुझे डाउट आ गई, मुझे डाउट आ गई कि आप लोगों को ये डाउट क्यों नहीं है। चलिए, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे डी का मान कितना होगा, यहाँ पे ये डी का मान कितना होगा। सारे सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे डी का मान कितना होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बता रहे हैं कि डी का मान 120 डिग्री होगा, वे बच्चे बताएंगे कि डी का मान 120 डिग्री क्यों होगा, डी का मान 120 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बता रहा है कि सर वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, जैसे कि हमको पता है, जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई भी दो रेखा, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, और कोई भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनसे बनने वाले आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी डी का मान कितना आ जाएगा, डी के मान आ जाएगा 120 डिग्री। डी का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। किसके हिसाब से, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। यानी डी के मान कितना हो गया, 120 डिग्री। चलिए, अब सारे सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि कोण बी का मान कितना होगा, कोण बी का मान कितना होगा, एंगल बी का मान कितना होगा, एंगल बी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलिए, जो बच्चे 60 डिग्री बता रहे हैं बच्चे बताएंगे कि एंगल बी का मान 60 डिग्री क्यों होगा, एंगल बी का मान 60 डिग्री क्यों होगा। यस, क्योंकि हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे दो कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के हिसाब से, रैखिक युग्म के हिसाब से अगर मान लीजिए एक सीधी रेखा है तो दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एक कोण 120 तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री। यानी बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा 60 डिग्री। किसके हिसाब से, रैखिक युग्म के हिसाब से, लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर के हिसाब से। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ, देखिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, कभी भी अगर एक सीधी रेखा, मान लीजिए कि सीधी रेखा ये है, जिसमें मान लेते हैं, देखिए ये दिया आपको 120 डिग्री, कितना दिया है, 120 डिग्री, और ये क्या है, ये दिया आपको बी, कितना दिया है, बी। तो हमने जब पढ़ा था रैखिक युग्म, जब हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर पेयर, तो वहां पे हम लोगों ने बताया था कि कभी भी अगर एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उनपे बनने वाले दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ कौन कौन से कोण है, एक कोण है 120 और दूसरा कोण 20 डिग्री दिया है। तो बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, बी के मान रखने के लिए 180 में से क्या करेंगे हम लोग, 120 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी बी का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। उसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण सी का मान, एंगल सी का मान कितना होगा, एंगल सी का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे एंगल सी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। जो बच्चे बता रहे हैं एंगल सी का मान 60 डिग्री, तो वे बच्चे बताएंगे कि एंगल सी का मान 60 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से, इसको भी वो लिख देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब आती है बात कि कोण ए का मान कितना होगा। चलिए, इसको करने से पहले क्या करते हैं, कोण ए का मान देखते हैं। चलिए,
कोण ए का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कोण ए का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कोण ए का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कोण ए का मान कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक है, जो बच्चे बता रहे हैं कि कोण ए का मान 120 डिग्री होगा, वो बच्चे बताएंगे कि कोण ए का मान 120 डिग्री क्यों होगा, कोण ए का मान 120 डिग्री क्यों होगा, संगत कोण, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि एक ही तरफ के जो कोण होते हैं उनमें क्या लगता है, संगत कोण, ये करस्पॉन्डिंग एंगल लगता है, तो किसके हिसाब से हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत कोण। और संगत कोण कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर हम लोग पहली बार कोण 120 को ले रहे हैं तो इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण ये, इसको हम लोग नहीं लेंगे, उसके अगला कोण को ले लेंगे, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपके 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ने संगत को पढ़ा था कि जिस कोण को हम लोग पहली बार लेते हैं उसके आने वाले अगला कोण को हम लोग नहीं लेते हैं, उसके अगला कोण को ले लेते हैं, यानी एक किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जब भी आप इसका होमवर्क बनाए आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है इसको तो बना लिया है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वे बच्चे इसको देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि जब वो बनाए आगे उनको ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका प्रश्नमाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, हम लोग एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे y डिग्री का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, 95 डिग्री। तो जो बच्चे बता रहे हैं y का मान 95 डिग्री, वो बच्चे बताएंगे कि y का मान 95 डिग्री क्यों होगा, y का मान 95 डिग्री क्यों होगा, y का मान 95 डिग्री क्यों होगा। जो बच्चे बता रहे हैं y का मान 95 डिग्री, वो बताएंगे y का मान 95 डिग्री क्यों होगा। वाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, संगत कोण के हिसाब से वाई के मान क्या होगा, 95 डिग्री होगा, वाई के मान कितना होगा, 95 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए तो अगर मान लीजिए ये पहला कोण है, इसका अगला वाला कोण कौन सा, एक्स, इसको नहीं लेंगे, उसके अगला वाला कोण को ले लेंगे, इसके हिसाब से वाई के मान कितना हो गया, इसके हिसाब से वाई के मान हो गया 95 डिग्री, इसके हिसाब से वाई के मान कितना हो गया 95 डिग्री, किसके हिसाब से हो गया, संगत कोण के हिसाब से, किसके हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। चलिए यानी सभी बच्चे अब बताएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि एक्स का मान कितना होगा। चलिए एक्स का मान बताने से पहले आप बताएंगे कि जेड का मान कितना होगा। जब वाई का मान 95 डिग्री हो गया तो जेड का मान कितना होगा, जेड का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे 95 डिग्री, किसके हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। बहुत बढ़िया, तिरछाभिमुख कोण के हिसाब से। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण x का मान कितना होगा, एंगल x का मान कितना होगा, एंगल x का मान कितना होगा, एंगल x का मान कितना होगा, 85 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अब एंगल x का मान जो है बहुत तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए एक दो तरीका आप लोग जिस तरीका से निकाल, हाँ अंतःकोणों के वेग 180 डिग्री बराबर है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या बोल सकते हैं कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ने अंतःकोण पढ़ रखा था, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके हिसाब से एक्स का मान कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। और संपूरक होता है, ये भी बहुत बच्चों को पता है। ठीक है, यानी सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ये तो रही बात आपकी होमवर्क की, ये तो रही बात आपकी होमवर्क की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ ये तो बात रही आपकी होमवर्क की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, उस पर आधारित प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे। चलिए तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था अंतःकोण के गुण, अंतःकोण के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब वो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो जब भी दो रेखाएं, जब भी दो रेखाएं, जैसे मान लेते हैं एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, जैसे एम रेखा ये हो गया और एन रेखा ये हो गया, जब भी दो समांतर रेखा होती हैं तो उनसे बनने वाले तिर्यक रेखा की कोण, जैसे तिर्यक रेखा कौन सी है, ये आपकी तिर्यक रेखा, ये क्या है आपकी तिर्यक रेखा है।
तो जब भी दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उनसे बनने वाले अंतःकोरों का योग कितना होता है, सही बच्चे बताएंगे। चलिए यहाँ पे मैं अंतःकोर बता दूं 1, ये करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3 और इसको करता हूँ 4। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इनके अंतःकोर कौन कौन से हैं, इनके अंतःकोर कौन कौन से हैं, इनके अंतःकोर कौन कौन से हैं, सभी बच्चे बताएंगे 2 और 3। तो इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, या उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे समपूरक होगा। उसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ कोण 5, इसको मैं मान लिया कोण 6, इसको मैं मान लिया कोण 7 और इसको मैं मान लिया कोण 8। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के अंतःकोण कौन कौन से हैं और उनका सम कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाईं तरफ का अंतःकोण कौन कौन से हैं, कोण 6 प्लस कोण 7 और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। किसके हिसाब से, तो अंतःकोण के योग के बराबर होगा। कब होता है, जब ये m समांतर n होता है, m समांतर n होता है, तो उनसे बनने वाले अंतःकोरों का योग हमेशा संपूरक होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कहां देना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में P समांतर Q तथा कोण A का मान कितना दिया है, 120 डिग्री, मतलब इसका मान दिया, कोण A का मान दे दिया आपको 120 डिग्री। तो आपको कोण 3 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, कोण 3 का मान। सभी के सभी बच्चे कहां आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जितने बच्चों ने भी आंसर दिया है, 100% बच्चों ने जो है सही उत्तर दिया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए मैं एक बार आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए, हिंट देता हूं। देखिए आपको यहाँ पे दिया है P समांतर Q है, तो इनसे बनने वाले जो संगत कोण होते हैं, इनसे बनने वाले जो संगत कोण होते हैं, संगत कोण हो जाए एकांतर कोण। एकांतर कोण ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। और जो अंतःकोण का योग होता है क्या होता है, वो अंतःकोण का योग क्या होता है, अंतःकोण का योग कितना होता है, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ये तीन चीज अगर आपको याद है, तो आप इस प्रश्न को एकदम सरल भाषा में बना लेंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 100% बच्चों का आंसर जो है सही है। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का जो है आंसर सही है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आंसर गलत किया, तो ध्यान दीजिए। सभी बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि कोण 2 का मान कितना होगा, कोण 2 का मान कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कोण 2 का मान कितना होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे कोण 2 का मान कितना होगा, 120 डिग्री। सभी बच्चे बताएंगे 120 डिग्री क्यों होगा, सभी बच्चे बताएंगे 120 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया, क्यों होगा 120 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, कि कोण 2 का मान हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि वो पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। मतलब कोण 2 का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। चलिए अब सभी बच्चे बताएंगे कोण 3 का मान कितना होगा, कोण 3 का मान कितना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी दो रेखा समांतर होती है और उसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनसे बनने वाले अंतःकोरों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये दोनों अंतःकोर हैं, ये दोनों क्या है आपके अंतःकोर है, यानी कोण 3 प्लस 120 मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। यानी कोण 3 का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि ये 180 डिग्री के बराबर हो जाए, 180 डिग्री के बराबर हो जाए, तो कितना आएगा
60 डिग्री। कितना है कोण थीटा का मान? 60 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बच्चे फिर से इसको एक बार एन टाइप करेंगे और मुझसे पूछेंगे। जबकि बहुत ही सरल प्रश्न था। सबसे पहले आपको शीर्षाभिमुख देखना था, उसके हिसाब से फिर आपको अंतःकोण का योग देखना था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो बी है हमारा सही उत्तर है। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तक हमारा जो था रेखाएं एवं कोण जो चैप्टर था, अध्याय था, वो हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, वो हमारा खत्म हो गया, एंड हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी के सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या आपकी स्कूल की छुट्टी, क्या आपकी स्कूल की छुट्टी, क्या आपकी स्कूल की छुट्टी प्रदूषण के वजह से छुट्टी है? अगर है आपकी स्कूल की छुट्टी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है आपकी स्कूल की छुट्टी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, कोई नहीं। स्कूल की छुट्टी, स्कूल की छुट्टी। तो जिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी नहीं है, ठीक है, उनकी भी स्कूल की छुट्टी बहुत जल्द हो जाएगी। बाकी जिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी है उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? रिवीजन क्लास का प्लानिंग कर रहे हैं। रिवीजन क्लास की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वे बच्चे जो जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए, तो रिवीजन क्लास के लिए हम लोग क्या किए हैं? रिवीजन क्लास के लिए हम लोग क्या किए हैं? आपके पास क्लास टाइमिंग आएगी, आपके पास रिवीजन क्लास की टाइमिंग रहेगी। चलिए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा बहुत। रिवीजन क्लास टाइमिंग रहेगी, कौन कौन सी क्लास टाइमिंग है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। एक सुबह में है 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक। कितने बजे से लेकर? 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक। और दूसरा 7 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। दूसरा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। ये सुबह में है, ये सुबह में है, एम सुबह में है, ये सुबह में है। ठीक है, और दूसरा एक है शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये आपकी कौन सी क्लास है? ये आपकी रिवीजन की क्लास है, ये आपकी रिवीजन वाली क्लास है। बाकी ये जो क्लास 7 बजे से चल रही है ये हमेशा चलेगी। ये 7 बजे से जो क्लास चल रही है ये क्लास हमेशा चलेगी। लेकिन ये जो हम लोग क्लास लगा रहे हैं ये रिवीजन क्लास लगा रहे हैं, ये रिवीजन क्लास लगा रहे हैं। तो सभी बच्चों को आंसर कहाँ देना है? सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर बताना है कि उनको कौन से टाइम पे वे क्लास कर सकते हैं। पोल सेक्शन जाना, आपको कहाँ जाना है? पोल सेक्शन में। कहाँ जाना है? पोल सेक्शन में बताना है जाकर कि आप कौन से क्लास के टाइमिंग में क्लास कीजिएगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में बताएंगे। हो सकता है कोई कोई बच्चा जो हम लोग ने पढ़ा है, पीछे जितना हम लोग ने पढ़ रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है रिवीजन क्लास। जितना भी हम लोग ने पीछे पढ़ रखा है, आपका वर्कबुक हो जाए, जितना भी आपने वर्कबुक बनाया है, आपका वर्कशीट जितना भी है, उस सभी को हम लोग सॉल्व कराएंगे। सभी को हम लोग एक एक क्वेश्चन फिर से हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और अपने तरफ से भी क्वेश्चन कराएंगे। तो रिवीजन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर सभी बच्चों को मौका मिलता है कि अगर वो रिवीजन क्लास कर सके तो जरूर रिवीजन क्लास आप लोग कीजिए, जरूर आप लोग रिवीजन क्लास कीजिए। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बातें, और आपको मौका मिल रहा है कि आप लोग कर सकते हैं रिवीजन क्लास, कीजिए। अब देखिए, इसमें भी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी कि उनको क्लास के टाइमिंग के, ठीक है, तो कोई बच्चा क्या होगा, सभी बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि आपको जिस टाइम को आपको सुटेबल लग रहा है अपना क्लास टाइमिंग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हो सकता है किसी बच्चा को 1 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, 2 से 3 पढ़ना है, 3 से 4 पढ़ना है, तो क्या करेंगे? अपने हिसाब से क्लास टाइमिंग जो है चैट बॉक्स में लिख ले, चैट बॉक्स में लिख देंगे सारे बच्चे। जो बच्चे पोल सेक्शन में अभी तक नहीं दिए वो बच्चे चैट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, 3 से 4 एक बच्चे का है, 3 से 4 के बीच, हाँ ठीक है। और किसी बच्चे को अपने हिसाब से अपना क्लास टाइमिंग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, अपने हिसाब से अपना क्लास टाइमिंग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई है, आपकी स्कूल की छुट्टी हुई है, तो आपको ये रिवीजन क्लास करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग स्कूल जाते नहीं है तो कम से कम रिवीजन क्लास के माध्यम से आपकी सारी चीजें कवर करा दी जाएगी। ठीक है, ओके ओके, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो हैं जनरली जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, सब बच्चों का आ गया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया वो बच्चे क्या करेंगे? चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख देंगे कि सर मैं कितना बजे से कितना बजे तक मैं क्लास कर सकता हूँ। ठीक है, 7 से 8, कोई बच्चे 7 से 8 भी हैं। ये 7 से 8 मतलब सुबह वाले हैं। ओके ठीक है, 1 बजे के बाद, अच्छा 1 बजे बाद भी कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ठीक है, सारे सभी बच्चों का आंसर जो है नोट डाउन कर लिया गया है। इसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कब कब रिवीजन क्लास कराई जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सभी बच्चों का आंसर जो है नोट डाउन कर लिया गया है कि आपकी क्लास कब चलने वाली है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपकी क्लास, रिवीजन वाली क्लास चलेगी। ये वाली जो क्लास 7 से 8 चलेगी, ये हमेशा चलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा चलेगी, ये हमेशा चलेगी। इसमें रिवीजन नहीं कराया जाएगा, रिवीजन जो कराया जाएगा रिवीजन वाली क्लास में कराई जाएगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं त्रिभुज क्या होता है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले त्रिभुज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। त्रिभुज, ध्यान दीजिए। देखिए ये जो त्रि होता है, त्रि का मतलब होता है थ्री, तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और ये भुज का मतलब क्या हो गया? भुजा। भुज का मतलब क्या हो गया? भुजा। उसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो देखिए ट्राई का मतलब हो गया थ्री। ट्राई का मतलब क्या हो गया? थ्री। और एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है एंगल का मतलब हो गया आपका एंगल। एंगल का मतलब क्या हो गया आपका? एंगल। ठीक है, तो तीन एंगल से जो घिरा हो। ठीक है, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरा हो या तीन कोण से घिरा हो। ठीक है, यानी इसका जो परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति होनी चाहिए, खुली आकृति नहीं होनी चाहिए। बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और जब मैंने आपको त्रिभुज पढ़ाया था, जब मैंने आपको भुजा पढ़ाया था, तो भुजा में मैंने क्या बताया था कि भुजा क्या होती है? तो भुजा वो होती है कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, वो क्या कहलाती है? वही आपकी भुजा कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज किन किन रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो देखिए एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, तीसरा रेखाखंड ये हो गया। मतलब कि ये जो रेखाखंड है, मतलब कि ये जो रेखाखंड है तीन रेखाखंड से मिलकर बना। पहला रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, तीसरा रेखाखंड ये हो गया। मतलब कि ये रेखाखंड जो है तीन रेखाखंड से मिलकर बना है, मतलब तीन भुजा से मिलकर बना है। और कैसी आकृति है? तो बंद आकृति है। तो मतलब ऐसा कोई भी बंद आकृति जिनमें तीन भुजा हो, तीन रेखा हो, रेखाखंड हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अगर सारे बच्चों को ये त्रिभुज समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मतलब कोई भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति जिनमें तीन भुजा हो, जिनमें तीन भुजा और तीन भुजा से वो घिरी हो, तो उसे क्या कहेंगे? उससे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, क्या त्रिभुज हमेशा इसी आकार के होंगे? क्या त्रिभुज हमेशा इसी आकार के होंगे? नहीं। देखिए त्रिभुज आपके कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके लिए उदाहरण के रूप में, जैसे ये लाल वाली जो त्रिभुज है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके सुटेबल, आपके आवश्यकता अनुसार जिस समय आपके पास मोबाइल हो उसी समय आपकी क्लास रखी जाए। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम लोग क्लास के बाद भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सारे बच्चे अभी क्या करेंगे? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां फोकस करेंगे। सभी बच्चे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वहां फोकस करेंगे, हमारी स्क्रीन पर फोकस करेंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया त्रिभुज, तो सभी बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि क्या त्रिभुज हमेशा इसी तरीके का होता है, क्या इसी प्रकार का हमेशा होता है? नहीं। देखिए त्रिभुज आपके बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि देखिए ये त्रिभुज क्या है, इसके पास भी देखिए तीन भुजा है, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये जो है उल्टा दिख रहा है, मतलब उल्टा त्रिभुज दिख रहा है, मतलब ये भी त्रिभुज है। आपको कोई भी ऐसी आकृति जिनके पास तीन भुजा हो और वो घिरी होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, वो क्या कहलाएंगे? वे त्रिभुज कहलाएंगे। उसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो काली वाली जो आकृति दिख रही है, 2 नंबर वाली काली वाली आकृति, क्या ये त्रिभुज है? अगर त्रिभुज है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। है, क्यों है? क्योंकि देखिए इनके पास भी क्या है, देखिए इनके पास भी तीन भुजा है, इनके पास भी तीन भुजा है, और ये तीन भुजाओं से घिरी हुई है। तीन भुजाओं से घिरी हुई है मतलब बंद आकृति है, तो ये क्या है? ये भी आपकी त्रिभुज है, ये भी आपकी क्या है? त्रिभुज है। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे ये 3 नंबर वाली आकृति, जो पीली वाली आकृति है, क्या ये त्रिभुज है? क्या ये त्रिभुज है? तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। हाँ, ये भी त्रिभुज है, क्योंकि देखिए ये भी जो है तीन भुजाओं से घिरी हुई है, ये भी जो आपकी तीन भुजाओं से घिरी हुई है, तो ये भी क्या है? आपकी त्रिभुज है, ये भी क्या आपकी त्रिभुज है। ठीक है,
अगर आपको सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये तो रही बात कि त्रिभुज क्या होती है। ऐसी कोई भी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग त्रिभुज कहेंगे, उससे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। चलिए, तब हम लोग क्या सीख लेते हैं, अब इसके गुण कौन कौन से होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले आप लोग एक डेली जीवन में, जो दैनिक जीवन में आपके पास उदाहरण होगा त्रिभुजाकार शेप का, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आपके दैनिक जीवन में कौन कौन से ऐसे शेप हैं, कौन कौन से ऐसे आकार हैं जो आपको देखने को मिलते हैं त्रिभुज आकार के। त्रिभुज आकार के कौन कौन से आपको शेप दिखने को मिलते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से आकार जो आपको त्रिभुज आकार के देखने को मिलते हैं। समोसा, एक बच्चे ने बताया समोसा। हाँ चलिए, समोसा जो होता है आपका त्रिभुज आकार का होता है। और और अच्छा, पराठा। हाँ बहुत बढ़िया, पराठा भी होता है आपका एक त्रिभुज आकार का। हम लोग पराठा जो बनाते हैं त्रिभुज आकार का बनाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, उसी प्रकार से मेरे पास भी कुछ एग्जाम्पल है, मेरे पास भी कुछ एग्जाम्पल है। ब्रेड पकौड़ा, ठीक है, हाँ, वो भी होता है। ब्रेड पकौड़ा जो होता है वो भी सैंडविच, सैंडविच, हाँ सैंडविच भी होता है क्या आपका। हाँ, चिप्स देखिए, मैंने यहाँ पे चिप्स डाल रखा है। देखिए, ये जो चिप्स है ये भी आपके त्रिभुजाकार आकार के हैं। इनमें जो चिप्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भी त्रिभुज कहलाएंगे, क्योंकि जो चिप्स के जो बाहरी बॉर्डर है वो भी क्या है, त्रिभुज आकार के हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, जो ब्रेड है ये भी देखिए, ये भी जो है आपके, ये भी जो है आपके बाहर बाहर वाले जो है ये भी आपके क्या है, त्रिभुज कहलाएंगे, क्योंकि इनके पास भी तीन भुजा है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एक फील्ड दिख रहा होगा, इस फील्ड में भी देखिए, ये जो बाहरी बाहरी भुजा है, बाहरी बाहरी जो भुजा है, ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी एक भुजा है। मतलब ये भी आपकी त्रिभुजाकार फील्ड है। और ये क्या कहलाएंगे, बाहरी बाहरी वाली, ये आपकी भुजा कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आपकी भुजा कहलाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहां तक तो बहुत ही सरल थी। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज के गुण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिभुज के गुण, जो कि बहुत ही सरल है, जो कि बहुत ही सरल है, जो कि बहुत ही सरल है। अब मैंने इसके इसके बारे में आपको पिछले क्लास में भी बता दिया है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला गुण क्या है, सबसे पहला गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इनके पास तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स होते हैं। तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। क्या क्या होती है, तीन शीर्ष होती है, तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी तीन भुजा होती है, कौन कौन से तीन शीर्ष होते हैं, कौन कौन से तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सी भुजा होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको भुजा, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि भुजा क्या होती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है, वो रेखाखंड उस आकृति क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे जो ये आकृति दिख रही है, यहाँ पे जो ये आकृति दिख रही है, यहाँ पे जो ये आकृति दिख रही है, देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक रेखाखंड। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये दूसरा रेखाखंड। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये तीसरा रेखाखंड। यानी ये जो आकृति है कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी है। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है कि जितने रेखाखंडों से कोई मिलकर आकृति बनती है वो उनकी क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। इस प्रकार से इस त्रिभुज की कितनी भुजा है, इस त्रिभुज की तीन भुजा है। कितनी भुजा है, इस त्रिभुज की तीन भुजा है। कितनी भुजा है, तीन भुजा है। अगर ये सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। वो तीन भुजाएं कौन कौन सी है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, इसी प्रकार से त्रिभुज के पास शीर्ष कौन कौन से होते हैं, शीर्ष कौन कौन से होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं कि शीर्ष कौन कौन से होते हैं। वो भी हम लोग देख लेते हैं कि शीर्ष कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां दो भुजा मिलती है, जैसे एक भुजा ये हो गया, अब मान लेते एक भुजा ये हो गया, तो जहां दो भुजा मतलब जिस बिंदु पे दो भुजा मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, वो बिंदु उस भुजा की शीर्ष कहलाती है, उस भुजा की शीर्ष कहलाती है, उस भुजा की शीर्ष कहलाती है, उस भुजा की शीर्ष कहलाती है। जहां दो भुजा मिलती है जिस बिंदु पे, वो बिंदु उस भुजा की, वो बिंदु उस भुजा की शीर्ष कहलाती है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि ये जो एक भुजा है और एक भुजा ये है, तो जिस बिंदु पे मिल रही है, कहाँ किस बिंदु पे मिल रही है,
तो इस बिंदु पे मिल रही है, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इस बिंदु को इसका शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस बिंदु का इसका शीर्ष बोलेंगे। उसी प्रकार से ये भी क्या कहलाएगा, इसका एक शीर्ष कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, इसका एक शीर्ष कहलाएगा। उसी प्रकार से ये दो दो होगा, ये भी क्या कहलाएगा, इसका शीर्ष कहलाएगा। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इस त्रिभुज के पास कितने शीर्ष हैं, इस त्रिभुज के पास कितनी शीर्ष हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे इस त्रिभुज के पास कितने शीर्ष है, 3 शीर्ष है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस त्रिभुज के पास कितने शीर्ष है, तो 3 शीर्ष है। इस त्रिभुज के पास कितने शीर्ष है, तो 3 शीर्ष है। उसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज के पास कितने कोण हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोण कैसे देखते हैं, तो जहां दो भुजा मिलती है, देखिए जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या क्या बनता है, वहां कोण बनता है। तो ये क्या कहलाएंगी, ये इनकी कोण कहलाएगी। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए कि अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग देखें कि ये क्या है, इसकी ये भुजा है और ये क्या है, इसकी दूसरी भुजा है। तो जहां दो भुजा मिलती है वहां क्या बनता है, वहां कोण बनता है। वहां क्या बनता है, कोण बनता है। मतलब ये क्या कहलाएंगे, इनकी कोण कहलाएंगे। तो एक कोण ये हो गया, एक कोण इसका ये हो गया। उसी प्रकार दूसरा कोण कौन सा हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। तो कितनी कोण हो गई इनके पास, इनके पास 3 कोण हो गई। कितनी कोण हो गई इनके पास, 3 कोण हो गई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, ये तो रही बात कि त्रिभुज कौन सा होता है, आपने तो बता दिया कि कोई भी आकृति जो 3 भुजा से घिरी होती है वो त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग कैसे पता करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो त्रिभुज, जो कौन सी त्रिभुज कौन सी है। जैसे आप बोलेंगे कि ये जो है लाल वाली त्रिभुज है, ये जो है काली वाली त्रिभुज है, ये जो है पीली वाली त्रिभुज है। सिर्फ हम लोग रंग के हिसाब से बोल सकते हैं। क्या इसका और कोई उपाय है, तो चलिए इसका और कोई भी उपाय है, चलिए मैं बता भी देता हूँ आपको। तो जैसे कि आपको, हाँ नाम होता है, बोलते हैं, हाँ सभी का नाम होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो शीर्ष होते हैं, जो शीर्ष होते हैं, हाँ उसके हिसाब से बोलेंगे। उससे पहले हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसे किसी भी त्रिभुज का नामकरण करते हैं। ठीक है, देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो ये शीर्ष दिया है, कौन सा शीर्ष दिया है, पी शीर्ष दिया है, क्यू शीर्ष दिया है और आर शीर्ष दिया है। तो इस त्रिभुज का अगर निरूपण करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। तब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम लोग हमेशा पी से ही स्टार्ट करेंगे, क्या हम लोग हमेशा पी से स्टार्ट करेंगे, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ट्रेंगल पी, सॉरी क्यू पी आर, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, आप कोई भी एक वर्टेक्स लीजिए, उस वर्टेक्स से लेकर आपको तीनों के तीनों वर्टेक्स आने चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेंगल आर क्यू पी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो नाम लिखिएगा, जो भी आप नाम लिखिएगा, उसमें तीनों के तीनों वर्टेक्स आने चाहिए। उसी प्रकार से मैं क्या करता हूं आपके लिए, मैं क्या करता हूं आपके लिए एक ट्रेंगल बना दूं। चलिए मैं आपके लिए एक ट्रेंगल बना दिया, मैं आपके लिए एक ट्रेंगल बना दिया। चलिए ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे, इसका नाम लिख के बताएंगे, इसका नाम लिख के बताएंगे। इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, सही सही बच्चे बताएंगे इसका नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएंगे इसका हम लोग नाम कैसे लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड, बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चे ने आंसर दिया, हाँ त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, मतलब हम लोग एक्स से स्टार्ट करें फिर वाई। एक बच्चे ने और अच्छे से एग्जाम मतलब कि आंसर दिया कौन कौन सा, कि वाई से उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो वाई लिख दीजिए आप, वाई एक्स जेड। मतलब आपको ऐसे लिखना है ताकि तीनों के तीनों वर्टेक्स आ जाए। आप जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं, आप जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तीनों के तीनों वर्टेक्स आने चाहिए, तीनों के तीनों आपके शीर्ष जो है आने चाहिए। तो मतलब इस आकृति का, इस त्रिभुज का नामकरण कैसे करेंगे, हम ऐसे इसका नामकरण कर देंगे। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और सारे बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहां करना है,
पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी सभी बच्चे करेंगे इस आंसर, कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी से बच्चे इसका आंसर करेंगे। कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी से बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं चाहता हूं सारे सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर सही करें, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है, मतलब कौन सा जो आकृति है जो त्रिभुज नहीं है। जिसके पास तीन भुजा से ज्यादा भुजा होंगे क्या कहलाएंगे? त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 4। तब तक सारे बच्चे क्या करेंगे? आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कौन सा जो है इसमें त्रिभुज नहीं है, कौन सी आकृति जो है त्रिभुज नहीं है। तो जिनके पास भुजा जो है तीन भुजा से ज्यादा होंगी वो क्या कहलाएंगे? त्रिभुज नहीं कहलाएंगे। तो देखिए इनके पास इनके पास तीन भुजा है, ये क्या कहलाएंगे? ये त्रिभुज कहलाएंगे। इनके पास भी तीन भुजा, ये भी त्रिभुज कहलाएंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, देखिए इनके पास भी देखिए तीन भुजा, तो देखिए ये भी त्रिभुज कहलाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो इनके पास कितनी भुजा है? इनके पास देखिए एक भुजा ये हुआ, दूसरा भुजा ये हुआ, तीसरा भुजा ये हुआ, चौथा भुजा ये हुआ, पांचवा भुजा ये होगा, ये हो गया, मतलब छह भुजा इसके पास है। छह भुजा है, इसका मतलब ये डी जो है ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज होने के लिए कितनी भुजा होनी चाहिए? त्रिभुज होने के लिए तीन भुजा होनी चाहिए। त्रिभुज होने के लिए तीन भुजा होनी चाहिए, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब डी जो भुजा है, जो डी ऑप्शन है ये जो है त्रिभुज नहीं है। मतलब मेरे सारे बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था, मतलब सारे सारे बच्चों ने जो आंसर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से आंसर दिया, मतलब सही आंसर दिया था। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चे करेंगे चैट बॉक्स में वाई टाइप। बहुत बढ़िया, चलिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि मैंने आपको कोण के बारे में बताया था। मैंने आपको कोण के प्रकार के बारे में बताया था। मैंने आपको कोण के प्रकार के बारे में बताया था। सभी बच्चे बताएंगे पहला कोण का प्रकार क्या होता है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? सभी बच्चे बताएंगे एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? सभी बच्चे बताएंगे एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। उसी प्रकार से समकोण क्या कहलाता है? उसी प्रकार से समकोण क्या कहता है? राइट एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल क्या कहलाता है? बताइए राइट एंगल क्या कहलाता है? जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे अगला कोण कौन सा होता है? अगला कोण कौन सा होता है? अगला कोण कौन सा होता है? अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये कौन सा कोण होता है? ये होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, इसे क्या कहेंगे? इससे कहेंगे हम लोग अधिक कोण। इसे कहेंगे हम लोग अधिक कोण। अगर ये तीनों चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गया है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम लोग इन्हीं के आधार पे, कौन से आधार है? देखिए कोण के आधार। देखिए मैंने कोण पढ़ रखा है, हम लोग अपनी कोण बता दिया मैंने कौन कौन से कोण होते हैं। अब इन्हीं के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोण के आधार पे ही हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम लोग कोण के ही आधार पे त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। ट्रेंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? ट्रेंगल के प्रकार पढ़ते हैं, ट्रेंगल के टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो इसमें सबसे पहला टाइप आता है, सबसे पहला टाइप आता है त्रिभुज के प्रकार में, सबसे पहला टाइप आता है, सबसे पहला प्रकार आता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या आता है? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रेंगल। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है। जैसे कि आपको कोण के बारे में अगर आपको अच्छे से पता चल गया कि कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, तो वो अगर वो पता चल गया तो आपको त्रिभुज भी अच्छे से पता चल जाएगा, त्रिभुज भी अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कोण दिख रहा है, देखिए ये कोण जो है 40 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री से छोटा है। 75 डिग्री ये भी जो है 90 डिग्री से छोटा है। 65 डिग्री ये भी क्या आपका 90 डिग्री से छोटा है। तो ये सारे के सारे जो कोण है कैसे है, सारे सारे जो कोण है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ये सारे सारे कोण कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। यानी ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनके सारे के सारे जो कोण है, कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं, तीनों के तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वे क्या कहलाते हैं, वे न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज, जैसे कोई भी त्रिभुज जिनकी सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो वे क्या कहलाएंगे, वे न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, वे न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों की तीनों भुज कोण, तीनों के तीनों कोण जो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि 3 कोण जो होने चाहिए, तीनों कोण जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये न्यून कोड समझ में आ गया सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है समकोण मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसका मतलब कि जिस भी त्रिभुज के पास, जिस भी त्रिभुज के पास एक 90 डिग्री का कोण होता है, एक समकोण होता है, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब जो ये त्रिभुज है, इसमें जो है बी है, ये बी क्या है आपका, ये 90 डिग्री है। यानी जिस भी त्रिभुज में, जिस भी त्रिभुज में अगर एक कोण, एक कोण आपका, अगर जिस भी त्रिभुज में एक कोण अगर आपका 90 डिग्री का हो, तो उससे कोण को क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज को कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अगर ये सारे बच्चों को ये समकोण त्रिभुज समझ में आ गया है, समकोण त्रिभुज में समझ में आ गया है, तो वाई टाइप करेंगे। मतलब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज होने के लिए मैं समकोण जब पढ़ा रहा था उसी समय मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो समकोण वो हमेशा 90 डिग्री लिखा हो, 90 डिग्री लिखा हो, ये कभी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये कभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री लिखा हो। आपको अगर ऐसे दिखा, आयत के जैसे दिखा, तो ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए, अगर सारे बच्चों को ये समकोण त्रिभुज समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अब पढ़ते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण के लिए क्या है, मतलब कि कोई ना कोई एक कोण क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक कोण जो होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा। मतलब इस आकृति में देख सकते हैं, देखिए एक कोण क्या है, 110 डिग्री, 110 डिग्री जो है कितना ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है। 110 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसे कोण होंगे, इसका मतलब कैसे कोण है, ये अधिक कोण है, अधिक कोण है। मतलब कि एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो बाकी दो कोण कैसे होंगे, बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल कैसे याद रखना है, सिंपल आपको सरल भाषा में याद रखना है कि अगर त्रिभुज के एक कोण 110 डिग्री या एक कोण अधिक कोण होता है तो वो त्रिभुज कैसे कहलाता है, वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है,
अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक कोण की माप कितनी है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा, तो ये आपकी अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए एक कोण क्या है इसके, एक कोण की माप कितना है 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। क्लियर सभी बच्चों को, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मतलब एक सरल भाषा में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर हमको न्यून कोण त्रिभुज बोला है, अगर हमको न्यून कोण त्रिभुज बोला है तो इसमें क्या है, तीनों कोण क्या होना चाहिए, तीनों कोण 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, मतलब 90 डिग्री से कम वाले को क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अगर हमको समकोण बोला है, अगर हमको समकोण त्रिभुज बोला तो यानी क्या देखेंगे, 90 के बराबर, 90 के बराबर, 90 के बराबर मतलब कि 90 से कम वाले को क्या बोलेंगे, 90 से कम वाले को न्यून कोण, और 90 के बराबर वाले को क्या बोलेंगे, समकोण। इसी प्रकार से अगर अधिक कोण दिया है, अगर अधिक कोण दिया है, अधिक कोण में क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज में क्या बोलेंगे, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा। याद हो जाएगा सब बच्चों को, याद रहेगा। देखिए बीच वाला जो 90 के बराबर होगा उसे कहेंगे समकोण, जो 90 के बराबर होगा उसे कहेंगे समकोण, जो 90 से कम होगा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण, जो 90 से ज्यादा होंगे उनके क्या कहेंगे, उनके कहेंगे अधिक कोण, उनको कहेंगे 90 से ज्यादा को क्या कहेंगे, अधिक कोण। ठीक है, एक कोण क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा। ठीक है, और ये चीजें समझ में आ गया आपको, अगर ये चीजें समझ में आ गया आपको तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चों को इसका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से सरल समकोण त्रिभुज कौन सा है, निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है, निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है, निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो आंसर सही किया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि कहीं भी अगर आपको समकोण त्रिभुज बोल दे, कहीं भी आपको अगर समकोण त्रिभुज बोल दे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण, एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो कौन सा देखते हैं, देखिए पहला ऑप्शन में तो कोई कोण 90 डिग्री बराबर नहीं है, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, ये तो देखिए 98 डिग्री, 90 से 20 से ज्यादा ही हो गई, यानी ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए तीनों के तीनों क्या है, 90 डिग्री से कम, मतलब ये कैसे कोण है, ये तो आपके न्यून कोण हो गए, ये तो आपके न्यून कोण हो गए, यानी ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर डी ऑप्शन देखिए, देखिए इसमें ये दिया आयत टाइप का, तो मैंने बताया कि जब भी आयत टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, वो 90 डिग्री होता है, यानी ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपकी कौन सा है, ये समकोण त्रिभुज है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है इधर राइट आंसर, डी जो है आपका सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। दिए गए चित्र में त्रिभुज कौन सा दिखाया गया है, कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर 90 डिग्री से कम वाले होते हैं तो न्यून कोण कहलाते हैं, 90 के बराबर होते हैं तो समकोण कहलाते हैं, 90 से ज्यादा होते हैं तो अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है सही उत्तर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए सही बच्चे, जल्दी जल्दी उत्तर कीजिए सही बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख रहा हूँ अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने गलत आंसर किया, 100% बच्चों ने जो है आंसर सही किया है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए हम लोग 10 सेकंड का टाइम लेते हैं। 10, 9, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिए कैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि अगर तीनों भुजाएं, तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम होते हैं तो कैसे कोण कहलाते हैं, कैसे कोण कहलाते हैं। हाँ एक बच्चे ने आंसर सही दिया कि ए इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों के तीनों कोण है लेस देन 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। देखिए देखते हैं हम लोग तीनों कोण।
ये 65 डिग्री, क्या है ये 90 डिग्री से कम, 90 से कम। ये भी देखिए 55 डिग्री, ये भी क्या है 90 से कम, 90 डिग्री से कम। ये देखिए 60 डिग्री, ये भी क्या है आपके 90 डिग्री से कम। इस प्रकार मतलब कि तीनों के तीनों कोण लेस देन 90 डिग्री से कम है। यानी तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो मतलब 90 डिग्री से कम वाले कोण क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए जो है अपना सही उत्तर है, न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि तीनों के तीनों कोण क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है अपना सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है अपना सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। आ गया सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कि आपको होमवर्क कौन कौन सी बना के आनी है। तो सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे प्रश्न वाली 13.1, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी सभी बच्चे प्रश्न वाली 13.1 स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई